वेलकम फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 मार्च है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए क्या पीटी फैक्ट मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को युक्ति आईएएस या तो विजडम एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों कलीग के साथ हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और अधिक से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपको नज़र पहले ही पेज पर आ रहा होगा, जैसे हम डरते नहीं मजबूती से लड़ेंगे, प्रियंका जी इनके द्वारा बोला गया है। तो अब ये दौर कुछ दिन तक रहेगा, तो क्या करना है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहना है, और जहाँ से चीज़ें कवर की जा चुकी, इस टॉपिक से हम लोग चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको मानहानि से संबंधित चीज़ों को कवर किया गया, हेट स्पीच से मामला जो भी बनता था उस पर कवर किया जा चुका है, किस प्रकार के मामले थे उस पर भी कवर किया जा चुका है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम बनाम संरक्षा कैसा है, उस पर भी चर्चा किया जा चुका है। राज्यों के युक्तियुक्त परिबंध का प्रावधान क्या होता है, उस पर भी चर्चा की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, सभी मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। तो अब कुछ दिनों तक आप लोग क्या करना है, इसके कुछ कुछ जब भी आएंगे, कुछ स्पेशल हलचल होगी तो मैं चर्चा कर दूंगा, नहीं तो इस पर विशेष दौर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा अभी फिलहाल कुछ दिनों तक। अब देखिए, एक उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया है, इसरो के द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इसरो ने अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाई है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे कवर करना है। जिसमें क्या है कि यूपीएससी के जीएस पेपर थर्ड में आपको यह काम टॉपिक जो है टैली करता है। आप स्टेट पीसीएस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उनको क्या करना है, अपने इस टॉपिक को अपने स्टेट पीसीएस के जीएस से टैली करा लेना है। चलिए, अंतरिक्ष पर बहुत से टॉपिक पहले भी कवर किया गया है, सारी योजनाओं के संदर्भ में बात की जा चुकी है। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल पर जाके एक बार विजिट करके देख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आप लोगों को पेपर का स्लाइड शेयर किया जाता है इवनिंग में डेली, तो आप उस स्लाइड को भी क्या करना है, पिक्चर स्लाइड जो स्क्रीनशॉट होता है, उसको आप लोग, उसके पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, और उसका लाभ ले सकते हैं। अगर अधिक दिक्कत हो तो विजिट कर सकते हैं आप चैनल पर। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, इसके संदर्भ में नीचे भी न्यूज है, उसको ही हम लोग कवर करेंगे ताकि दोनों एक साथ कवर हो जाए। वेट करते हैं, हम लोग नीचे आते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं, जस्ट देखिए, इसरो ने एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किए 36 सैटेलाइट और एक ब्रिटिश कंपनी वन वेव के उपग्रहों को, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारतीय एयरटेल का भी हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखिएगा, इसने सबसे भारी रॉकेट LBM-3 अंतरिक्ष में पहुंचाया है। तो इसे याद रखिएगा, ये आप आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाता है। तो भारतीय इसरो अनुसंधान जो है, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों का उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले, इसका गठन कब किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका रेंज कौन सा है, अर्थात प्रक्षेपण रेंज की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक ना, प्रक्षेपण रेंज कौन कौन सा है। इससे संबंधित जो अब्दुल कलाम द्वीप है, उनका नामकरण कब किया गया था, उस द्वीप का, उससे पहले उसका नाम क्या था, ये भी बताना है। साथ ही साथ जो इसरो का है ना, इसरो का अंतरिक्ष मिशन है, वो कितने पार्ट में, अर्थात हम किन किन पार्टों अंतरिक्ष यान से भेजते हैं, उसका भी नाम आप लोग को बताना। पहले मैं सब सारे टॉपिक पर कवर कर दिया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप है ना सारे का उत्तर कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे सकते हैं। या तो फिर आपको क्या करना है, या तो युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड करके, वहां पर भी आप कम्युनिकेशन ग्रुप बना हुआ और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का ग्रुप बना हुआ, वहां भी आप दे सकते हैं। तो प्रश्न देने का प्रयास कीजिएगा और इसे सीरियस लीजिए, सिलेक्शन आपका इसी आधार पर होगा। छोटे छोटे चीज़ों को कवर कीजिएगा और ये सब चीज़ पर दबाव अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं देना है। अब याद रखिएगा, अब तक का सबसे भारी भरकम यह रॉकेट था, जिसके जरिए ब्रिटेन में स्थित वेब कंपनी का 36 उपग्रह स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए बना देगा, अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन था, तो इसे ही याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना, यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से यह
किया गया था लॉन्च। तो कहाँ से किया गया था, तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह आत्म भारत की तस्वीर है, वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च सेवा प्रदाता कंपनी के लिए यह सेवाएं प्रदान कर रही है। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है, कवर करना है, ठीक है। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे आपको क्या इसमें याद रखना है, जैसे ब्रिटेन के नेटवर्क एक्सेस जो एसोसिएट लिमिटेड है, वन वेब ग्रुप कंपनी ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 12 उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के वाणिज्यिक शाखा जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से साथ एक करार किया था। मैंने आप लोग को बताया भी था लास्ट जब इस पर चर्चा हुई थी। तो बताइएगा कि क्वेश्चन में कि जो निचली कक्षा क्या होता है, एलईओ क्या होता है, एलईओ, इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर चुका। निचली कक्षा, उच्च कक्षा क्या होता है, उसका कितना किलोमीटर का रेंज में होता है, सभी को पहले न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है। इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा ताकि चीजें कवर की जा सके, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे वन वेब ग्रुप की कंपनी जो 36 रॉकेट को लिए प्रक्षेपित किए गए थे 23 अक्टूबर 2022। और इसके साथ ही संख्या ध्यान रखिएगा, इसमें पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित वन वेब का द्वारा पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित उपग्रहों की संख्या 616 हो गई है। इस साल वैश्विक कंपनी शुरू सेवाएं कर देगी, पर्याप्त होगा, ध्यान रखिएगा। यह वन वेब ने कहा है कि भारत को न केवल उपक्रमों बल्कि कस्बों, गांवों, नगर निगमों और स्कूलों समेत अन्य क्षेत्रों से सुरक्षित संपर्क सुविधा मुहैया कराएगा या सुविधा देगा, तो जहां तक पहुंच बनाना आसान होगा। तो ध्यान रखिएगा, यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करेगा, इसलिए आपको यह इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इस न्यूज से आपको यहां से कवर करना है। और ध्यान रखिएगा M3 का याद रखिएगा, M3 का यह छठा आपको प्रक्षेपण था, तो ये भी आपको याद रखना। और कितना केजी का था, 5805 केजी ग्राम का पेलोड था, तो ध्यान रखिए, ये भी आपको याद रखना है। अब 18वां संस्करण था प्रक्षेपण, वन वेब का 18वां प्रक्षेपण था यह, जबकि इसरो का 2023 का यह दूसरा प्रक्षेपण था। तो आपको क्वेश्चन में यह भी बताना, इसरो 2023 का प्रथम प्रक्षेपण कौन सा था। अब सभी पर न्यूज एनालिसिस किया जा चुका है, ये सब अगर आप लोग नहीं देते हैं तो बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि जो चीजें करा दी गई हैं रिकॉल जरूर रखिएगा। और याद रखिएगा, इसी उपग्रह के लिए उपयुक्त माना जा रहा है गगनयान मिशन के लिए। और गगनयान मिशन क्या है, इसको भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि इस पर भी न्यूज पहले मैंने कवर कर चुका हूं। तो इसलिए जो चीजें कवर की जा चुकी है उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है, इसलिए कि समय बचाया जा सके और उसका लाभ आपको अधिक टॉपिक को कवर किया जा सके। तो याद रखिएगा, गगनयान मिशन के बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, ऊपर आ जाते हैं। चलिए अब है कि देखिए, मुक्केबाजी में बैडमिंटन तक विश्व पटल पर छाए रहे भारतीय, तो लगातार हम लोग विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पे जीत दर्ज किए हैं, जो सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय है, जो हमारे देश की बेटियां ये कर रही हैं। तो हम खेल में जब आएंगे वहां पे चर्चा करेंगे खेल के पार्ट में। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, लवलीना जो बोरगोहाई है, लवलीना बोरगोहाई, याद रखिए दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो लगातार दूसरी बार या एक से अधिक बार है ना विश्व चैंपियनशिप जीती। इससे पहले केवल दो बार आपको जीत चुकी हैं। और उनका कल मैंने आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताया भी था, आपको चीजें दिया भी था, तो उनका नाम आपको बताना है कौन थी पहले जो एक से अधिक बार विश्व चैंपियनशिप जीती है, वह आपको मुक्केबाजी में। अगर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका नाम। आज क्वेश्चन की ही बमबारी होगी केवल, बहुत से प्रश्न पहले कराए जा चुके हैं, टॉपिक कराया जा चुका है, तो बहुत से प्रश्न आपको आज पूछा जाएगा। अब देखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में सरकारी नीतियां हैं, सामाजिक संरक्षा के मुद्दे हैं, उससे संबंधित यह टॉपिक आपको कवर करेगा। देखिए 2.94 करोड़ ग्रामीणों को लक्ष्य से 1 वर्ष पहले ही आपको क्या है, घर देने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो आवास योजना जो था ग्रामीण, उसको 2022 में इसे पूरा किया जाना था, किंतु कोविड हुआ था, तो आप लोग जानते हैं लक्ष्य बढ़ाकर 2024 किया गया था दिसंबर, जिसे पुनः दिसंबर 2023 किया गया, अर्थात 1 वर्ष पहले पूरा करना है, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यह योजना ध्यान रखिएगा
सभी को आवास लक्ष्य दिलाता है, जिसमें मिशन 2024 तक इसे लोकसभा के चुनाव से पहले की बात की थी, इसे पूरा कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा इस योजना में आपको कुल जो है लाभार्थी है 60% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के, अर्थात एसटी और एससी वर्ग के लोग हैं, ठीक ना, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, 25% अन्य है और 15% लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। तो याद रखिएगा इसके डायरेक्ट बेनिफिट कहाँ मिल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर ग्रामीणों को मिल रहे हैं। अभी तक इस योजना में क्या है कि लगभग 2 लाख है, आपको 2,03,462 आवासों का लक्ष्य बनाया गया है कि इतना बनाया जाएगा, निर्मित किया जाए, जिसमें से 2,18,000 ये आंकड़ा कुछ इधर उधर हो गया क्या? ओके ओके, उल्टा हो गया है। 2 करोड़ था, वही तो मैं डाटा देखूं। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट, मैं भी कभी कभी ह्यूमन नेचर से हूँ। तो याद रखिएगा यहाँ पर 2,94,04,462 आपको आवास लक्ष्य रखा गया था, और यहाँ पर 2,18,00,000 आपको 67,000 आपको 542 आपको आवास बन चुके हैं। तो याद रखिएगा लगभग 70 से एबव चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ ध्यान यह रखना है कि यह सभी मंत्रालय और अभी तक सभी राज्यों के शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। और यह योजना है कि शुरुआत कब की गई थी, 2015 में की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का यह संकल्प लिया गया था। 15 से 2024 तक, पहले था 22 आपको 24 तक था, दिसंबर 2024 तक, उसके बाद आपको दिसंबर 2023 तक। तो लक्ष्य कितना है, कितना महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, जो भी गरीब है ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको मदद किया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, इससे सामाजिक संरक्षा सुरक्षित होगा। और इस प्रकार के जब भी रोड मैपिंग योजनाएं पूरी होती है तो सरकार का प्रशंसा होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको है ना यूपीएससी के सरकारी योजनाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सब चीजों को कवर करना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अंगदान के लिए आगे आए लोग, एक समान नीति का प्रयास वर्तमान सरकार बोल रही है। पीएम ने, जो प्रधानमंत्री पीएम है, उनके द्वारा 99 संस्करण के सबसे बड़े दान के प्रति लोगों के लिए किया जागरूक। सबसे बड़ा दान है अंगदान जिसे बोला जाता है, जिसको मैंने भी किया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग भी प्रेरित होंगे, और मैंने अपने लगभग अंगों का दान कर चुका हूँ, आप लोगों को कभी एक बार दिखाया भी था। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह वर्तमान सरकार आप लोगों से आग्रह कर रही है, मैं भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी इस मुहिम में शामिल होइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को समझना। कर्तव्य क्या है आपके राज्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति। किसी को नया जीवन देने के लिए अंगदान महत्व रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया यह है। ध्यान रखिएगा इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। क्या है कि आपके यहाँ से प्रश्न क्या पूछ सकता है, याद रखिएगा 99 संस्करण जो पीएम के मुख्य रूप से अंगदान देशों में बेटियों की नित्य नई कामयाबी और सौर ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में भारत के प्रभावी प्रयासों का जिक्र किए थे। और 2014 के विजयादशमी के दिन शुरू किए गए मन की बात कार्यक्रम में 100वां संस्करण आपको यहाँ पर 30 अप्रैल को होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, 99 संस्करण कल था, तो आपको ये सब चीजें कवर करना। मैंने आपको क्या बोला हूँ कि मन की बात जब होती है, देश का प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आपसे, तो उसको सुनिए एक एस्पिरेंट के तौर पर। बहुत से एस्पिरेंट आपको इस प्रकार के नेगेटिव सेंस के देखने को मिलेंगे, ये देश मोदी के संदर्भ में नेगेटिविटी रहता है उनका। तो देश का प्रधानमंत्री किसी योजना की चर्चा कर रहा है ना, तो आज से वो प्रश्न किया जा सकता है, जैसे या आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आपको देखिए मुगलों को हराने वाले असम के वीर लिचिल बोरफुकन के 400वीं जयंती मनाई गई। इसके लिए देखिए वॉरियर इनको बनाया गया है, इस पर भी योजना चला है। बहुत सी चीजें असम में हुई थी, तो इस पर न्यूज आप लोगों को किया गया, ये याद रखना है। आपसे यहाँ से हिस्ट्री के पार्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन है, कैसे है, इससे रिलेटेड चीजों को। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विकास कर रहा है कैसे, इस पर भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, और सभी के संदर्भ में आपको बातें की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। साथ ही साथ एक बच्ची है, उसकी चर्चा इनके द्वारा की गई है, इसको आप लोग को नजर रखना चाहिए, जो 39 दिन की जिंदगी जीकर दुनिया को अलविदा कह दी। और याद रखिएगा उन्होंने किशोर एक नया जीवन दिया और उन्हें अंगदान किया। ध्यान रखिएगा 28 अक्टूबर 2022 को जन्मी बच्ची जो है नाम अबाबत रखा गया था,
जिसका दूसरों की सेवा करना था। याद रखिएगा इसने क्या किया है, अपने अंग दान किए। और याद रखिएगा यह 16 महीने के रिशांत, 16 महीने के रिशांत सबसे कम उम्र के अंग आपको अंगदाता था इससे पहले, अब अबदाता हो गई है, अब अबावत हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ये सब प्रश्न पीटी फैक्ट में पूछा जा सकता है, या उन लोगों के लिए भी मार्गदर्शक हो सकता है जो लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या, मुझे कर्तव्य होना चाहिए। सोच के देखिएगा अंगदान कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम इसमें अपने अपने अंग दान करने से 8 से 10 लोगों का ना आप जान बचा सकते हैं या उसे पूर्ण जीवन दे सकते हैं। सोच के देखिए, एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, तो और जो लाशें होती है ना, उसको हम लोग क्या समझते हैं, जल्द से जल्द उसको निपटान करना चाहते हैं, तो उसका यूज कीजिए। यह कोई मोह माया वाली बात नहीं है। जब आप चीज़ें दूसरे के साथ डिलीवर कर देंगे उसका आनंद ही कुछ और ही है। अब सोच के देखिए, मैंने जो अंग दान किया हूँ, क्या मेरे जाने के बाद मैं जहाँ से भी सब चीज़ों को अगर देख पाऊंगा या समझ पाऊंगा, या जिन लोगों को मेरा अंग मिलेगा, जिनको पूर्ण जीवन प्राप्त होगा, उनकी दुआएं कितनी मिलेगी, या समाज में किस प्रकार के मैसेज जाएगा। हालांकि आपको लगता होगा ये सब समाज के विपरीत काम, आपके परिवार के विपरीत काम होगा कि अंगदान कैसे कीजिएगा, फिर भी आप एक उस बेहतर समाज निर्माण करने के लिए अग्रसर होना चाहते होंगे जिसमें बेहतर चीज़ों को डिलीवर किया जाए, पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। तो अंगदान अगर व्यक्ति विशेष कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सी चीज़ें लाभ होती है। आपातकालीन स्थितियों में बहुत से लोगों की जान चली जाती है। जो राज्य के एसेट हैं, राज्य का एसेट, मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री कोई भी रहे, उस राज्य का एसेट है, सीएम है, उनको किसी प्रकार का अंग का जरूरत पड़ गया तो कहाँ से उपलब्ध होगा, कोई अंगदान नहीं करेगा। या आप एक ही अधिकारी हैं, मान के चलिए आप अधिकारी हैं, देश के एसेट है, राज्य के एसेट है, अगर आपको अंग की जरूरत हो गई तो देश चलाने के लिए एसेटों की जरूरत होती है, अर्थात प्रशासनिक अधिकारी जो व्हाइट कॉलर लोग होते हैं उनकी जरूरत होती है। या बहुत से ऐसे लोग, मान लीजिए बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, या बहुत से ऐसे आपको खेल के क्षेत्र में ऐसे महादिग्गज लोग हैं, या अभिनेता संगीत में, उनको अंग की जरूरत होगी, कैसे इनको दिया जाएगा। जब तक लोग अंगदान नहीं करेंगे, इसको एक मिशन मोड पर नहीं देखेंगे, तब तक कैसे पूरा किया जा सकेगा। और देश की सेवा केवल सरहद पर जाके नहीं की जा सकती, केवल सरहद पर गोलियां खा के शहीद होकर ही केवल है ना सेवा नहीं किया। देश की सेवा आप इन प्रकार से कार्यों को भी कर सकते हैं, सोच के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे, नहीं तो बहुत लग जाएगा फिलोसफी आपको। अब ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 चुनाव सुधार से संबंधित चीज़ों को कवर करता है। जैसे किसी बड़े सुधार के फिलहाल नहीं करेगा, चुनाव आयोग नहीं बढ़ रहा, इसकी स्पष्टता कर दी है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कुछ बातों को, जैसे चुनाव आयोग ने 1 नेशन 1 इलेक्शन रिमोट वोटिंग मशीन, एक वोटर लिस्ट एक सीट में ही चुनाव लड़ने की अनुमति जैसे बड़े सुधारों की जो है सख्त ही रहना चाहता था। आयोग के सामने जो बड़ा लक्ष्य है 2024 का आम चुनाव है, तो ये ध्यान रखना है, इन सब चीजों को कवर करना है। इसी में याद रखना है कि बातें क्या की गई है कि आयोग के पास आम चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बहुत से नवंबर दिसंबर में आपको कहाँ कहाँ चुनाव होंगे ध्यान रखिएगा। आपको कर्नाटक चुनाव में हाल ही में होने वाले, वहाँ अधिसूचना जारी हो चुकी है। साथ ही नवंबर दिसंबर आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उसके बाद और भी राज्यों की चुनाव है, तो ध्यान रखिएगा इसमें चुनाव की जो बातें की गई थी उसमें कुछ सुधार की बात है। इन 5 प्रमुख सुधारों पर एक नज़र आप दे सकते हैं। रिमोट वोटिंग मशीन क्या होती है, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। यानी आपको ये प्रस्तावित चुनाव सुधार में इस प्रकार एक समय ज़्यादा चर्चा की विषय, जिसमें आने रिमोट वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, आप कहीं से भी वोटिंग कर सकते हैं, इसकी बात हो रही थी। इसको आप लोगों को देख लेना है, कवर कर लेना है, क्योंकि इस पर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह दिया हुआ आप इसको समझ सकते हैं ये क्या है। और सुधार आपको चुनाव आयोग पर पहले वीडियो एनालिसिस किया जा चुका है, उसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा कि 2002 से पहले पूर्व कौन कौन से सुधार हुए हैं और 2000 के बाद कौन कौन से सुधार हुए हैं, दोनों पर मैंने आप लोग को न्यूज एनालिसिस किया। तो सारे लिस्ट को अच्छे तरीके से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको जीएस पेपर 2 में। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक सीट, याद रखिएगा, एक मतदाता एक वोटर लिस्ट क्या है, वोटर लिस्ट में आधार से जोड़ना, ये सब जो कॉन्सेप्ट लाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, ये क्या असर डालेगा। आप इसका है ना एक 150 शब्दों में आंसर लिखकर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कहाँ से करना है, युक्ति आईएएस के ग्रुप में है,
जिसमें आपको ऐप डाउनलोड कर लेना युक्ति है इसका। वहाँ पर कम्युनिकेशन ग्रुप है और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का ग्रुप है। वहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा आज का 150 शब्दों में देना है, जिसका क्वेश्चन यह रहेगा कि चुनाव आयोग के निरंतर प्रयास के बावजूद भी ऐसे कौन से कारक हैं जहां पर लोगों को मतदान करने की प्रतिशत दर में वृद्धि अपेक्षाकृत प्राप्त नहीं हो रहा है। क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा, आप उसका आंसर दीजिएगा पीडीएफ 150 शब्दों में, और रात तक 10 बजे तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं चीज़ों को देख सकूं। ठीक है, आज यही आंसर राइटिंग में भी आप लोग आंसर करना है। ठीक है ना, जो भी आंसर ग्रुप के में स्टूडेंट है आपको इसी का आंसर करना है जो बताया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला बात करेंगे। देखिए सिविल सर्विस परीक्षा भर्ती है, उसमें अवधि की कम करने के लिए यूपीएससी की समिति गठन के बाद संदर्भ में बातें आई हैं, जहां पर जो 15 महीने का लंबा प्रक्रिया है यूपीएससी के पीटी से लेकर इंटरव्यू तक का, उसको है ना कम करने की बात की जा रही है। तो यह अच्छा हो सकता है। इसका क्या होगा कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, साथ ही साथ इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि इसका अवसर समय जो तैयारी करने का हो जाता है वो कम श्रेणी में, तो आप लोग को और भी खास तरीके से चीज़ों को कवर करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बात की जा रही किस चीज़ की, पीटी से लेकर इंटरव्यू तक की प्रक्रिया में। जैसे होता है ना, पीटी से लेकर इंटरव्यू तक का जो समय काल होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, इंटरव्यू 2-2 महीने चलते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब सुधारें हो रही है। बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर दी नहीं है, बस समिति का गठन किया जाएगा। इसके संदर्भ में नवीनतम रिपोर्ट जो यह बताता है उन कारणों की जांच करने की बात की जाती है। यह संसदीय समिति बात की है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण मामलों की अस्थायी संसदीय जो होती है कमेटी, उसके द्वारा की गई। सिविल सेवा भर्ती में 15 महीने की लंबी प्रक्रिया, समय बर्बाद, उसके संदर्भ में चर्चा की गई है, जिससे शारीरिक और मानसिक क्षमता बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बताना है कि संसद की अस्थायी समिति कौन कौन सी है, संसद की अस्थायी समिति। अब मैंने इस पर भी पहले न्यूज़ कवर कर चुका, तदर्थ समिति कौन कौन होता है, अस्थायी संसदीय समिति कौन कौन से होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर। आज क्वेश्चनों का बम्बारी होगा, देखता हूँ कितने लोग इस पर पार्टिसिपेट करते, कितने लोग एक्टिव जिंदा होकर तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग तो बस खाना पूर्ति ही कर रहे होंगे, जो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या तो जो चीज़ों को ऐसे ही कवर करते। देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होगा, मैं कल भी बोला, लगातार बोलता हूँ, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। आप विकास देवकीर्ति सर की बात सुन लें, या ओझा जी की बात सुन लें, ओझा सर की, या किसी और सर की बात सुन लें, सभी का एक ही मूल तंत्र आपको देखने को मिलता होगा, सुनने को, कि वो लगातार लिखने पर बात बोलते हैं। लगातार लिखेगा वही सफलता के करीब पहुंचेगा। ठीक ना, क्योंकि लिखने से ना आप है ना समय सीमा में बन जाते हैं, समय आपके शब्द सीमा आपको लिमिट हो जाती है, तो कितना डिलीवर करना है सामने वाले के सामने आपको पता चल जाता है। तो आपको ये काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सी स्थितियाँ बद से बदतर हो जाएंगी। अब केंद्र सरकार को बढ़ाया मनरेगा का मजदूरी का मेहताना। तो याद रखिएगा यह टॉपिक है ना आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 आर्थिक समृद्धि सामाजिक संरक्षा। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले ये बताइए कि इस बार के बजट में, वर्तमान बजट में, केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है, इस पर आप लोग को आंसर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए किन किन राज्यों में आपको बढ़ाया गया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो 23-24 और 22-23 में क्या क्या था। तो बिहार में पहले 210 था, अभी 227 कर दिया गया है। झारखंड में देखिए 210 था, 220 हो गया, जीरो छोड़ दिया। देखिए पेपर भी गलती करता है, तो ध्यान रखिएगा, झारखंड में 220 हो गया है। और आपको हरियाणा में पहले 331 था, 357 कर दिया गया है। राजस्थान में ऐसे ही, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी का आंकड़ा अपने अपने स्टेट वाले लोग देख लेंगे, चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा 24 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और यह अधिनियम आपको ध्यान रखिएगा 2005 की धारा 6 के तहत की गई है, तो ये भी आपको जारी की गई। तो धारा किसके तहत की गई, जो एक्ट है 2005 का एक्ट है, उसकी धारा 6 के तहत, 6(1) के तहत। अब मजदूरी वृद्धि जो हुई है 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक वृद्धि हुई थी। ये रेशियो याद रखना, कितना रुपया तक, 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वृद्धि, न्यूनतम 7 रुपया, अधिकतम 26 रुपया तक आपको वृद्धि की गई है विभिन्न राज्यों में।
तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही याद रखना ये जो महात्मा मनरेगा जो योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है कि क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार को 1 वर्ष के कम से कम 100 दिनों की गारंटी शुदा मजदूर रोजगार प्रदान कराना है, जिसके लिए वयस्क क्या करते हैं, सदस्य अकुशल शारीरिक परिश्रम के तौर पर स्वेच्छा से काम करते हैं। यह स्वेच्छा का काम है, स्वेच्छा से कोई कर सकता है, इस पर जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अकुशल श्रमिकों के लिए ध्यान रखिएगा ये भी। और क्या है, 300 दिनों की रोजगार गारंटी शुदा रोजगार देती है। और क्यों दिया जाता है 100 दिनों का रोजगार, ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले भी मैंने आप लोग को बताया था इसके लिए कि मनरेगा में ये 100 दिनों की रोजगार क्यों है। अमूमन 100 दिन क्यों नहीं 200 दिनों का है, क्यों नहीं 150 दिनों का है, या 100 दिनों का ही क्यों रखा गया है। इस पर मैंने आप लोग को एक बार न्यूज एनालिसिस कराया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये रिकॉल हो जाएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ। ये क्यों दिया गया है 100 दिनों की रोजगार, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्योंकि मुझसे भी एक बार कहीं मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से क्यों पूछा यह 100 दिनों की गारंटी शुदा की बात की गई है। क्यों नहीं 150, 200, 250 भी दिया जा सकता था। रेट कम करके गारंटी शुदा दे दिया जाता है, या तो सभी को यहाँ पर गारंटी शुदा रोजगार ही दे दिया जाता है हमेशा के लिए, साल भर 365 दिनों का। तो यहाँ पर चीजें बतानी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ आप सब ये सब चीजों का आंसर पता होगा, दीजिएगा। अब देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है, अमित शाह जी के द्वारा किया गया बोला गया है। अब क्यों कहा गया, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की B2 श्रेणी के तहत 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले की सराहना की है। अब क्यों की गई है, आपको संवैधानिक रूप से क्या बातें की गई, संवैधानिक रूप से सामाजिक और रूप से जो पिछड़े लोग होंगे उनके लिए आपको आरक्षण की बात की गई है ना। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है, सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन की बात की गई है, न कि धार्मिक आधार पर। तो यह कहीं न कहीं असंवैधानिक तरीके से किसी को धर्म के आधार पर आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। धर्म के आधार पर केवल शैक्षणिक आरक्षण प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक और उनका व्यक्तिगत अनुसरणकर्ता का अनुसरण का स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर हम योजनाओं की बात करें, आरक्षण की बात करें, तो उसमें धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात यहाँ नहीं की गई है। तो इसे आप लोग को याद रखना है, यहीं पर बातें की गई है। पर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा यह घोषणा की गई, अगर चुनाव में आते हैं तो पहली ही बैठक में मुस्लिम आरक्षण की बहाल किया जाएगा। अब ये कैसे संवैधानिकता के प्रश्न को जवाब ढूंढेंगे, जब आएंगे इनके द्वारा तो उस समय चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। फिलहाल अभी तक क्या है कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, ठीक नहीं। आरक्षण किस संदर्भ में, आपको रोजगार या इस प्रकार से होते हैं ना अन्य योजनाओं में, तो इस प्रकार से नहीं दे सकते, इनके द्वारा ये सब चीजें की गई है। तो इसे आप लोग कवर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब एक मुद्दा उभर का है, राहुल जी की सजा पर राजनीति आगे, कानूनी लड़ाई पीछे है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पहला दिन जब इस पर न्यूज कवर कर रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया, राहुल जी के पास क्या विकल्प है, 2-3 विकल्प है। क्या है, पहला तो समझौता कर लीजिए जो आपके लिए वाद लेकर आया है, अर्थात आपको जिसने वादी बनाया, प्रतिवादी बनाया, तो क्या करना आपको को उनसे समझौता कर लेना है। दूसरा, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाके, इसके लिए अपर कोर्ट में जाकर आपको है ना इसके खिलाफ आपको स्टे लेना चाहिए, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। पर इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा कुछ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आप आज ये जान लीजिए, यह प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी इस प्रकार से। तो कोर्ट है ना, जो कोर्ट सजा दी है ना, कोर्ट जो सजा दी है वो है ना अवमानना की भी केस चला सकता है, अवमानना का भी केस चला सकता है उन पर, या अवमानना से संबंधित नोटिस जारी कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर राहुल जी इस संदर्भ में या उनकी पार्टियां इस संदर्भ में टेक्निकल भूल करेगी तो कोर्ट इस पर अवमानना केस भी कर सकती है। क्यों, रीजन इसके पीछे, क्योंकि आपके पास शक्ति क्या है, कानूनन शक्ति है। कानूनन शक्ति यह है कि आपको कोई सजा सुनाया गया है, तो क्या करना, उसके लिए ना अपर कोर्ट में जाके उसके लिए फरियाद लगानी है, यही है ना। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उसको राजनीतिकरण तौर पर देखें, राजनीतिकरण करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगर राहुल गांधी जी ऐसा काम करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में और भी उनके लिए जो कदम होंगे ना मुश्किलों भरा रहेगा। क्योंकि अवमानना का केस अगर हुआ
तो फिर 2 साल के आसपास का इनको सजा हो जाएगा और फिर वहाँ पर चीज़ें डिस्प्यूट का पार्ट बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं और मानना के संदर्भ में तो आप लोग को चीज़ों को कवर कर लेना है। आप प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको 2022 का प्ले लिस्ट बना हुआ है युक्ति या इस चैनल पर, उसको एक बार जरूर रिपीट कर लीजिए। सारे टॉपिक कराए जा चुके, जो भी आपको आने वाले समय में टॉपिक नजर आएंगे ना, वो एक बार समय दीजिए, आप समय एक बार दे दिए, सारे चीज़ कवर हो जाएगा। बस दोबारा क्या करना है, रिपीट करना है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोग रिपीट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, कितने लोग रिपीट टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जरूर बताइएगा ताकि और लोग इससे को समझ सके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए इमरान खान जो है वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री, उनके 10 सूत्री रोड मैप तैयार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न कहाँ पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगर इंटरव्यू आपके आसपास इंटरव्यू जैसे 67 का इंटरव्यू आएगा तो उसके लिए ये तैयार करना है। यूपीएससी में ध्यान रखना, यूपी पीसीएस में ध्यान रखना, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूर्णतः तो नहीं कह सकता हूं, पर आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि हमारा पड़ोसी है। अगर इस प्रकार का विजन दिए हैं तो उनको विजन को आपको जानना जरूरी है। तो जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें की गई, बस एक नज़र डाल लेना है। दोबारा आईएमएफ के शरण में नहीं जाने की बात की गई है। अब ये कैसे विकल्प लाएंगे उनका देश का मुद्दा है, बस ध्यान यह रखिएगा कि आईएमएफ के बाद शरण में जाने की बात करते हैं, निवेश लाने की बात करते हैं, जो सीधा विदेशी निवेश आएगा उसको आकर्षित करने की बात करते हैं। पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में निवेश करने की बात इनके द्वारा किया गया है। भरपूर सहायता करने की, अर्थात निर्यात करने और देश में डॉलर लाएंगे, इसके लिए उनको रोड मैप तैयार किया है, बताया गया उनके द्वारा। अब साथ ही साथ एकत्र करने के लिए, निर्यात बढ़ाने के देश के कड़े फैसले लेने की बात की, अर्थात आपको आर्थिक मुद्दे पर भी कुछ सुधार करने की बात की है, टैक्स लगाने या कुछ भी हो सकता है उनका विजन, अभी एक्सप्लोर तो नहीं किए हैं ना, फिर भी ध्यान रखना, एक विजनों को ध्यान में रखना है। बड़े ऑपरेशन की बात की है व्यवस्था को सुधारने के लिए, अर्थात 22 करोड़ जो जनसंख्या वाले लोग हैं उस पर 2.5 करोड़ लाख ही पाकिस्तानी कर देते हैं, इसके लिए भी ध्यान रखने की बात है। टैक्सेशन का जो दायरा है वो भी बढ़ सकता है, तो ये इनका विजन है। तो ध्यान रखिएगा, आपको इनके 10 सूत्री विजन को याद थोड़ा सा एक बार रिकॉल करके रखिएगा, कभी अगर इंटरव्यू में पूछे तो आप फंसिएगा नहीं। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और, कि इंग्लैंड और वेल्स में हिंदू सबसे अधिक पढ़े लिखे, एक जनगणना आई है इंग्लैंड में, तो क्या प्रभाव रखता है भारतीय डायस्पोरा, उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। हालांकि आपको क्या करना है, इसके आंकड़े को एक बार देख लेना है, ठीक ना, अंडरलाइन किया हुआ है, विशेष तौर पर कुछ जानकारी नहीं है, बस ध्यान यह रखना है कि अगर कहीं भारतीय डायस्पोरा का अगर हमको भूमिका समझाना है या उनका योगदान समझाना, उनकी उपलब्धि बतानी है, तो वहां पर ये डाटा आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चीजों को कवर करेंगे, उम्मीद करता हूँ चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चैनल को जरूर क्या कीजिए, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। महत्वपूर्ण जो भी सुझाव लगता है वो सुझाव आप दे सकते हैं, और उसके लिए जो भी सुधार की संभावना वो किया जाएगा और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ में युक्ति आई इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें फ्री चीज़ें दी जाती है, साथ ही साथ बहुत से लो प्राइस पे पैकेज चलाया जाता है। आप एक बार जाकर विजिट करके देखिए युक्ति आई इस ऐप को, चीज़ें पता चल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह आज हमको ये सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, समावेशी विकास और रोजगार से निकलेंगे राह। यह जो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में आपको समावेशी विकास और समवृद्धि से संबंधित टॉपिक को कवर करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए एक आपको मुद्दा लेकर आया गया, जिसमें असंतुलन का बजट जो तय किया जाता है राज्य की सरकारों के द्वारा, वो कैसे लक्ष्य प्राप्ति से हमें दूर करता है। गरीबी उन्मूलन, या तो गरीब के सशक्तिकरण की बात की जाती है, सामाजिक सुरक्षा की बात की जाती है, या समावेशी विकास से संबंधित मुद्दों की बात की जाती है, वो कैसे दूर होता है, उसको समझने का यह लेख उपयोगी है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से चीज़ों को कवर करना। तो याद रखिएगा, बजट निर्माण के लिए रणनीतिक और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। वैसे भी आप लोग अगर घर को सशक्त करना है तो उसके लिए नीतियां बेहतर होनी चाहिए,
लोग बेहतर होंगे तो एक अलग पार्ट है और प्लस पॉइंट हो जाएगा, पर लोग भी बेहतर है, नीतियां भी बेहतर, तो ध्यान रखिएगा वो घर बहुत बेहतर होगा, वो अच्छा सशक्त होकर कार्य करेगा। एक लोग बेहतर नहीं है पर नीतियां बेहतर है, तो ध्यान रखिएगा ये लोग भी बेहतर होने के प्रयास रास्ते पर आ जाएंगे। एक घर ऐसा है जहां पर नीतियां भी बेहतर नहीं है, लोग भी बेहतर नहीं है, बेहतर कहने का मतलब नीतियों को पालन करने वाले नहीं है या इस प्रकार से लोग नहीं है, तो ये देश कभी भी है ना बेहतर नहीं हो सकता। इन दोनों में संभावनाएं हैं, पर सबसे अधिक संभावना किसमें, इसमें ही होगा, जिसमें लोग भी बेहतर होंगे, नीतियां भी बेहतर होंगी। तो ध्यान रखिएगा इस समावेशी कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक आपको चीजें यही है। जहां भी समावेशी आप शब्द देखिएगा वहां पर बेहतर प्रबंधन की बात हो रही होगी। आप दुनिया जहान किसी भी टॉपिक को ले लीजिएगा जहां पर समावेशिक शब्द यूज किया जा रहा है, तो इसे बेसिक बैकग्राउंड पर रखिएगा, उसके बाद न्यूज़ को जो भी चीज़ें दी गई उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं सीधा और सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप घरेलू स्तर पर चीज़ें समझ जाए कि यह चीज़ है क्या। नहीं तो मैं शब्दों पर जाऊँगा तो भारी भरकम शब्द बोल दूँ तो फिर क्या होगा कि आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाइएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर कई राज्यों ने गैर जरूरी सब्सिडी और अनियमित नियोजित जन कल्याण योजनाओं का ट्रेंड बन गया है। जैसे कुछ राज्यों में कमाई के 3/4 इन पर खर्च कर दिया जाता है। कुछ राज्य राजस्व खर्च अर्थात देनदारियां, वेतन और कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी कमाई का 85% ज्यादा खर्च कर देते हैं। अर्थात सोचिए हमारे पास आय है 100 रुपया, ठीक ना, हम व्यय उसका कहाँ कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं 85% का उन क्षेत्रों से जहां पर एसेट क्रिएट नहीं हो सकता। और जिन राज्यों में किसी पैसे से एसेट क्रिएट नहीं हो सके तो सोच के देखिएगा उस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो जो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपये से आप 120 रुपया बनाने की क्षमता रखते हैं तो ही ना अतिरिक्त आप चीज़ों को डिलीवर कर पाइएगा। पर क्या कर रहे हैं लोग कि 85% है ना, 85% आपको क्या कर रहे हैं लोग, जन कल्याणकारी योजनाओं के तौर पर राजस्व खर्च के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इसमें जो 15 रुपया बचा है ना उससे यह लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो सोच के देखिएगा 15 से 120 रुपया प्राप्त करना क्या वाजिब है, पहुंच पाएंगे हम कभी भी, इतना ग्रोथ हो पाएगा? लगभग आपको 8 से 9 गुना ग्रोथ करना पड़ जाएगा। पर हम कहाँ अधिक खर्चा कर रहे हैं, हम राजस्व इन खर्चों को कर रहे हैं जहाँ पर देनदारियां हमको देनी पड़ती है, वेतन और कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना पड़ता है। तो वो राज्य हमेशा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर होता है। और केवल यह मत समझ लीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दिल्ली में है या तो मुंबई में है या तो बिहार में जो हालिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वही इंफ्रास्ट्रक्चर अंतिम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब आप उसको समझिए मानक को, जैसे सिंगापुर में है, दुबई में है, जहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल देखने को मिलते होंगे, या ये अमेरिका में है, जापान में इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस प्रकार से, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वर्तमान स्वरूप है उसको नहीं समझ लीजिएगा कि विकास तो हो रहा है, रोड तो बन रहा है और भी चीजें तो बन रही है, पर हम उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं जो हाई क्वालिटी का। हाल ही में रेल मॉडल आप लोगों को दिया गया, स्टेशनों का दिया गया होगा ना, जैसे दिल्ली का और भी स्टेशनों का जो भविष्य में रेल मॉडल बनेगा, वहाँ रेल स्टेशन बनेगा, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्या राज्य अपने बल पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएगी? कोई भी राज्य में ऐसे कैपेबिलिटी है वर्तमान में? तो ध्यान रखिएगा ये नहीं है, ध्यान कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए उसके बनिस्पत बात करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर निश्चित तौर पर खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मदों में खर्च की कीमत पर होता है। तो ध्यान रखिएगा पंजाब में पूंजीगत खर्च यानी विकास से संबंधित गतिविधियों में खर्च, जिसे पूंजी एसेट निर्माण किया जा सके, उस पर खर्च जो है ना मात्र 6%। सोच के देखिएगा 90% खर्च जो बजटीय आवंटन होता है वो अन्य किसी मद में होता है, केवल 6% जो है मद है ना केवल पूंजीगत खर्च पर किया जाता है। जहां से हम क्या कर सकते हैं, खर्च में हम विकास के अन्य मानक अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट क्रिएट कर सकते हैं, जिसको समझ में यार। बंगाल राजस्थान में पूंजीगत खर्च मात्र 10% होता है। राज्य की उधारी भी चिंताजनक का स्तर, अभी मैं आगे बात करूंगा उस पर, कितने प्रतिशत ये लोग कर्ज लेके बैठे हुए हैं और विकास 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 राज्य दुहाई देता है, हमारे राज्य में विकास हुआ है। अभी सारे राज्यों का है ना कल ही खुलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। राज्य की उधारी भी चिंताजनक का स्तर है।
जितना एसेट उसके पास नहीं उससे ज्यादा वो कर्ज लिए हुए हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का अधिकतम 20% से अधिक कर्ज लेना नहीं है, ये बातें की जाती है। तो अगर कोई 20% अधिक कर्ज ले रहा है कोई राज्य, तो वो कर्ज है ना दबता चला जाएगा और एक बार दिवालियापन की घोषित हो जाए, जहां पर अतिरिक्त फिर केंद्र को मदद करना होगा। और मैं एक बार आप लोग को याद है आपको इकोनॉमी के क्लास में, या तो मैं इकोनॉमी क्लास नहीं दैनिक जागरण के ही क्लास में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिस राज्य की क्षमता है ना स्वयं डेवलप करने की होगी ना, वो राज्य को ना केंद्र से डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो वहां पर आप देखते हो समृद्धि का स्तर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो जो भी कर्ज ले रहा है तो आपको ध्यान यह रखना है, जिन राज्यों में ये कर्ज 20% अधिक होगा वो राज्य है ना समृद्धि के स्तर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वृद्धि तो जरूर प्राप्त कर सकता है पर समृद्धि नहीं प्राप्त कर, दोनों शब्द में अंतर है। वृद्धि वृद्धि और समृद्धि में अंतर है, ठीक है ना। तो वृद्धि याद रखिएगा आप, है ना जीडीपी ग्रोथ तो करवा सकते हैं पर समृद्धि नहीं होगा, लोगों का ना सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है आप, है ना। इसके लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, बंगाल, कुछ राज्यों में इतने दुर्गुने कर्ज हैं जिसका हम लोग को पता भी नहीं है किन चीजों को ये लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं आने वाले। यहाँ तक नीति आयोग से लेकर रिपोर्टेड इस पर चिंता व्यक्त कर चुका है। बिहार की बात करें तो आय का 3/4 हिस्सा जीएसटी और अन्य अनुदान से आता है। इसके बावजूद राज्य में ऐसे मदों पर निवेश करने को तैयार नहीं जिनसे हम विकास की गति को मिले। यहाँ यह कहने का अर्थ यह है कि आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए शिक्षा विभाग बिहार का है ना, सबसे ज्यादा एसेट वहां पर खर्च करने की बात की जाए 20 से 22% 2-3 बजटों से किया जा रहा है ना, 18 से 22 तक का पहुंचा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें अगर 100 रुपया अगर बजट आवंटन किया जा रहा है ना शिक्षा विभाग में, बिहार के शिक्षा विभाग में, तो उसका 85% क्या हो रहा है, लोगों को और कर्मचारियों को वेतन और भत्ते में देने में खर्च हो जा रहा है। इसका जो 15% अगर कुछ बच रहा है तो वो क्या हो रहा है, या आपको बच्चों के खान पान, उनके स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी वेशभूषा जो और भी योजना है उसके लिए किया जा रहा है। तो सोच के देखिए कोई राज्य का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकता है जहां पर उसके कुल बजटीय आवंटन का केवल जहां पर खर्च करनी चाहिए 15% ही हो रही है। तो यही कारण है, और भी अन्य मदों की ऐसी ही हालत है। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि जहां से हम लोग एसेट क्रिएट कर पाएंगे, मान लीजिए शिक्षा विभाग को क्या देते, 100 रुपया हम देते, और इसके पास ऐसा टेक्निक होता है, ऐसा डेवलपमेंट का पार्ट होता है जिससे एसेट ये बना सकता है 150। तो याद रखिएगा, या 200 के आसपास ये अपना एसेट बना पाता है, 185% एसेट बना पाता है, उससे पैसा क्रिएट कर पाता है। तो क्या करता है, अपना वेतन भत्ता इनको लिए देता। तो याद करिए, सोच के देखिए, अगर 150 में 85% वेतन भत्ते में देता, क्योंकि वेतन भत्ता तो कम होगा नहीं, मद ये लगातार ऐसे ही बना रहेगा, तो 85% घटा दिया जाए, 15 और 50 65% आपको क्या होता, ये कहाँ खर्चा करता, आपको शिक्षा के पार्ट पर, अर्थात जहाँ ग्राउंड लेवल पर होता, बच्चों का स्कूल बनाता, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाता। तो ये चीजें समझने वाली बात है। हमारे पास खर्चे का है ना, जो हम लोग बजटीय आवंटन कर रहे हैं उसकी दिशा दशा ही गलत है। तो ये चीज समझने की जरूरत है आपको कि कैसे बिहार में, आपको तो देख रहे होंगे हर साल आपको 10%, 11%, 12% का ग्रोथ रेट दिखाता होगा, पर समृद्धि के स्तर पर जाए तो शिक्षा का वही हालत है। शिक्षा व्यवस्था कैसा है आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा है आप देख सकते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रोड में हालांकि कुछ चीजें सुधरी है, फिर भी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं अभी बताया शुरुआत में उस प्रकार का नहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मानक है ना। आपको अन्य क्षेत्रों में जैसे पुलिस सुधार, पुलिसिंग की बात कर सकते हैं, कार्मिक प्रशासन की बात कर सकते हैं, या सभी राज्यों के साथ यही हालात है। ऐसा नहीं कि जो दिल्ली हाँ भर रहा है या महाराष्ट्र हाँ भर रहा है कि हम बेहतर सशक्त राष्ट्र है, गोवा भर रहा है कि हम सबसे सशक्त राष्ट्र है या समृद्धि वाले राष्ट्र है। हाँ, आप भारत के राज्यों में बेहतर हैं पर विश्व के राज्यों से बेहतर नहीं है। विश्व में ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। तो हमें उस स्तर को प्राप्त करने के लिए कभी भी करना है तो क्या करना है, हमारे लिए एसेट क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। याद रखिएगा, बिहार का 3/4 हिस्सा आपको कहाँ दे दिया जाता है, जीएसटी से या अन्य कर अनुदान से आता है। इसके बावजूद राज्य सरकार क्या है, विकास की गति नहीं दे पा रही। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात होगी इसमें
बजट का सही तरह से फंड का आवंटन नहीं होना कई दिक्कतों को पैदा कर देता है, जैसे विकास में बाधित हो जाता है। अब जैसे इसके लिए ध्यान के फंड को लीकेज और गलत तरीके से फंड का इस्तेमाल गरीबों के हितों को क्या करता है, एकदम से प्रभावित करता है, असमान बढ़ाता है, बिजली पानी या तो कुछ मुफ्त देने वाली अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है, कर्ज में जाता है। हाल ही में देखेंगे हिमाचल प्रदेश ने क्या किया कि आपको सेस लगा दिया बिजली उत्पादन के क्षेत्र में। जब भी हम बैठे तो जितने राज्य से संबंधित वहाँ सारा प्रोडक्शन आपको चीजें बढ़ जाएगी, तो अंततः किस पे प्रभाव पड़ेगा, गरीबों पर ही पड़ेगा ना। तो ये चीज समझने वाली बात है कि हम विकल्प कहाँ से तलाश कर रहे हैं। हम राज्य को लोगों को है ना एसेट कमाने का अर्थात पैसा बनाने का ना तकनीक नहीं देते हैं, पैसे से पैसे नहीं बनाना हमको नहीं आता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर निवेश के दम पर होने वाले विकास तेज, संतुलित, समावेशी होता, अर्थात निवेश हम कहाँ से लेकर आ पा रहे। उदाहरण के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लोन माफी से ज्यादा फायदा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलेगा। अर्थात हम डायरेक्ट बात क्या करते हैं, लोन माफी की बात कर देते हैं, उससे बेहतर क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। वहाँ किस प्रकार का, जहाँ से एसेट या पैसा बनाया जा सके, एसेट क्रिएट किया जा सके। ध्यान रखिएगा, अगर उन राज्यों में, उन ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते जहां से एसेट डेवलपमेंट की बात हो या ये लोग एसेट बना सके जिससे पैसे कमा सके, उससे ज़्यादा राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ना कि हम क्या करेंगे, लोन माफी कर देंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, आपको समझने की बात है। अब कैपिटल सेक्टर में लगाया गया बजट का हर एक रुपया अर्थव्यवस्था को 3 गुना रिटर्न देता है। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में दो तरफा संबंध है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति मिलती है और विकास होने से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें कहाँ लगाना है, कैपिटल सेक्टर में लगा सकते हैं जहां से हम लोग एसेट 3 गुना प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से चीजों को आपको कवर करना है। यह चक्र स्वतः ही अर्थव्यवस्था में बढ़ाने लगता है। एक चक्र रोटेशन याद रखिएगा काम देगा कि जैसे ही हम पूंजी निवेश करते हैं तो मांग बढ़ती है क्या का, वस्तु का मांग होगा, रोजगार का मांग बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करना शुरू कर देंगे, विनिर्माण जिसकी बात करते हैं। तो इससे रोजगार क्रिएट होगा, लोगों के पास हाथ में जाएगा, फिर निवेश आएगा लोग के। मान लीजिए आपके पास अभी 100 रुपया है, कुछ दिनों के बाद 500 रुपया आ गया, तो आप 400 रुपया अतिरिक्त आपका आ रहा है, उसको क्या कीजिएगा, निवेश कीजिएगा। तो निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप, अगर हम लोकल स्तर पर देखें तो सोने खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, या तो अन्य क्षेत्रों में हम पैसा ऐसे जैसे पूंजी निवेश कर सकते हैं। तो क्या होता है, निवेश की सीमा बढ़ती है तो पूंजी का आकार बढ़ता है, फिर यही सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए देश में है ना पूंजी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पूंजी निर्माण की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जितना हम पूंजी निर्माण कर पाएंगे सभी सर्कुलेशन सही तरीके से चल पाएगा। ये सर्किल आप लोग याद रखिएगा, ये जीवन भर काम देगा, ये आपके परिवार में भी काम देगा, समाज में भी काम देगा। आप कहीं प्रशासन में जाते हैं तो आपको भी इसी प्रकार के सर्किल को डेवलप करना चाहिए। अगर आप एक डीएम बनते हैं या किसी क्षेत्र का प्रशासक बनते हैं तो आपके में भी ये याद होना चाहिए, आपका जो क्षेत्र आपके अंडर काम कर रहा है, जिस क्षेत्र आपके अंदर, जिन क्षेत्रों पर आपका कार्य पद्धति शैली कार्य हो रही है, तो वहां पर पूंजी निर्माण करने की तकनीक को डेवलप कीजिएगा। देखिएगा अन्य जिलों, अन्य राज्यों से तुलना में आपका जो क्षेत्र है वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा। यह चक्र को जिसने समझ लिया वही सही तरीके से चीजों को डिस्प्यूट कर पाए। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर चीजों को समझिएगा। और साथ ही साथ यहाँ यह याद रखना है, एफडीआई निवेश उत्तर पूर्वी राज्यों का चौथाई हिस्सा हमेशा रोजगार की तलाश में रहता है। ये सब रोजगार के मूल्य, पलायन से हमेशा याद रखिएगा, पलायन का मुद्दा एक बना रहता है। पलायन से हमेशा एक राज्य का एसेट दूसरे राज्य में चला जाता है। अब देखिए बिहार यूपी की बात ही कर लिया जाए, हमेशा दूसरे राज्यों में क्या बोलता है, इसको प्रताड़ित किया जाता है। बिहार और यूपी के लोग आ जाते हैं और हमारा रोजगार छीन लेते हैं। अभी हाल ही में केरल जैसे मुद्दे पर, केरल जैसे चीजों को देखने को मिला था, या महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, पंजाब की बात करूं, जहां पर बिहार और यूपी के लोग ज्यादा है। सोच के देखिएगा उन राज्यों के निर्माण में यही बिहारी यूपी का योगदान अधिक है, जहां पर बड़े बड़े मंजिलों बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सस्ते मजदूर वहां गए हैं लोग। तो सोच के देखिए, उसको नहीं समझता, पर बिहार से अगर चला जाता है तो कितने लोग, जो महाराष्ट्र को बना सकता है, आपको दिल्ली को बना सकता है, पंजाब को बना सकता है, या अन्य राज्यों को बना सकता है, तो बिहार को नहीं बना सकता है। पर हमारे यहाँ एसेट क्रिएट करने वाला नहीं। अब यहाँ पर बातें कर रहा है कोई पत्रकार तो उसको जेल दे दे रहा है,
सवाल से जवाब देना ही नहीं चाहते। हम पलायन की बात कर दें, रोजगार की बात कर दें या शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कर दें तो हम पर केस हो जाएगा। तो ये चीजें समझने वाली बात है, यहाँ का पब्लिक किस प्रकार से तरीकों को देखता है। तो पलायन हमेशा क्यों होगा, हमारा आदमी बिहार यूपी के लोग बाहर दूसरे स्टेट क्यों जाएंगे, हमारे राज्य में हमारे क्षेत्रों में रोजगार क्रिएट करके दो। तो ये चीजें यहाँ पर होगी, तो इससे क्या होगा, देश का राज्य का है ना विकास होगा। तो राज्य का विकास होगा तो क्या होगा, देश का विकास होगा। तो यहाँ पर चीजें समझने की जरूरत है। तो जिसके तहत पलायन क्या होता है, यह सरकार यह समझने को तैयार नहीं है कि श्रमिकों का पलायन उस राज्य के उपभोग और पूंजी को कम करता है। उपभोग मैंने आपको क्या बोला कि सर्किल याद रखिएगा, सर्किल यहीं पर आपको जैसा डिमांड, अब मान लीजिए यहाँ इस डिमांड करने वाला प्रोडक्ट 10,000 लोग है, 10,000 में मान लीजिए 5,000 लोग बाहर चले जाते हैं, मान के चलिए आप 5,000 संख्या बाहर चले जाते, तो केवल 5,000 ही डिमांड करेंगे ना हमारे राज्य में। तो 5,000 के अनुपात में कोई निवेश यहाँ करेगा, 5,000 के लोगों के अनुपात में प्रोडक्शन होगा, तो राज्य हमेशा 50% ही चीजों को कवर करेगा ना। अब 5,000 तो लोग बाहर गए हुए, वो दूसरे राज्य में जाएंगे, अन्य राज्यों से जाते तो डिमांड उनका बढ़ जाता है। क्यों गुजरात, पंजाब, हरियाणा या तो दिल्ली या तो महाराष्ट्र या साउथ के राज्य जैसे कर्नाटक हुआ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल क्यों डेवलप हो गए, क्योंकि वहां पर अतिरिक्त लोग गया ना, इन राज्यों में अतिरिक्त लोग गया। तो यहाँ की संख्या मान लीजिए पहले से 1,000 है और 2,000 लोग चला गया, तो अब वहां के राज्यों के लोग सरकारों के पास क्या हुआ कि 3,000 लोगों के लिए आपको चीजें उपलब्ध करानी। वहां के जितने निवेशक थे या जितने भी लोग मांग पूर्ति कर रहे हैं, 3,000 लोग मांग कर रहे हैं, उसके अनुपात में डिमांड सप्लाई किया जा रहा है, वस्तु हो, सेवा हो या कोई भी और क्षेत्र पार्ट हो। तो वहां पर ऑटोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा ना, एसेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है, पलायन कितनी बड़ी समस्या है और किन क्षेत्रों को यह बढ़ावा देता है। तो पूंजी की भी कमी आपको कर देगा। अब यहाँ पर मान लीजिए इन राज्यों में, बिहार और यूपी राज्यों में पूंजी है लोगों के पास 10,000 रुपया, ये लोग अपने साथ बाहर लेके चले जा रहे हैं 5,000, तो 5,000 प्रतिशत 50% तो ऐसे ही कम हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इसको सरकार को समझने की जरूरत है, इसी के संदर्भ में चीजों को स्पष्ट करने की जरूरत है। बाकी चीजें तो है ही, एफडीआई निवेश बढ़ाता है तो कौशल विकास उत्पादकता बढ़ाती है। तो इन राज्यों को ये काम करना चाहिए, ऐसे दलों को चुनने की प्रवृत्ति लानी है जो मुफ्तखोरी के बजाय विकास का खाका प्रस्तुत किया जाए। जो राज्य में जो पार्टियां आपको मुफ्त की बात करती है, इस पर पहले भी मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस किया था, उस दिन में मैं बात ये बोला था, जो पार्टियां आपसे मुफ्त की बात करती है ना, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त अनाज देंगे, मुफ्त फलना ढकाना चीज देंगे, तो आप उनको बोलिए आपका है ना कैसे बजटीय आवंटन कैसा है, एक प्रश्न कीजिएगा। और आप रोजगार क्या दे रहे हैं, दूसरा बात कीजिएगा। रोजगार मुझे दीजिए, मुफ्त नहीं दीजिए। मैं रोजगार प्राप्त करूंगा, मेरे पास अगर 50,000 रुपया आएगा तो मैं 50,000 से टैक्स भी दूंगा और क्या करूंगा, दूसरा मैं आपको सामान भी खरीदूंगा, मुझे मुफ्त नहीं चाहिए। और जो राज्य में जिन राज्यों में ये प्रवृत्ति है ना, वो राज्य हमेशा देखिएगा आपको समृद्धि के स्तर पर होगा और उसके बजटीय आवंटन डिसमैच नहीं होंगे, तो आपको समृद्धि वहां प्राप्त होगा, वृद्धि प्राप्त नहीं होगा। इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ रिलेटेड एक चीज है कि बढ़ रहा है राज्यों के कुछ देनदारियों की बोझ, तो कितना बढ़ रहा है ये भी याद रखिएगा। यह एक पहलू है घाटे का और दूसरा पहलू है जो देनदारियों की बात होती है ना, उसमें दो पहलू होते हैं, जिसमें एक घाटे का होता है, एक दूसरा पहलू आपको यह है जिसमें देनदारियां कुछ देनदारियों का होता है, घाटे का बजट होगा, कुछ देनदारियों का बजट होगा। ज्यादातर राज्यों में घाटा जीएसडीपी अर्थात स्टेट जो है, स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हम लोग बात करते हैं, उसकी बात की जा रही है। अब ध्यान रखिए 4% के बीच होनी चाहिए, 3 से 4%। यह स्वीकार सीमा है 3.5% अर्थात होना चाहिए। चिंताजनक बात है, राज्यों की कुल देनदारियां, विशेषज्ञों का आकलन है कि कुछ राज्यों की कुछ देनदारियां जीएसडीपी से 20% नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, नहीं होना पर राज्यों में, अधिक राज्यों में इसकी सीमा बहुत ज्यादा है। अगर बात की जाए जीएसडीपी की, ध्यान रखिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सब आंकड़े दिए गए, इसको एक बार देख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा याद रखिएगा कितना कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अब कर्ज कितना है देखिएगा, यहाँ पर मैं छोटा सा जूम करके यहाँ दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पर पंजाब का नहीं दिया गया ना, तो लगभग 50 के आसपास, 48 के आसपास पहुंच चुका है। अगर अनुमानित कम हम लोग देनदारिया की बात करें तो झारखंड में 27% कर्ज है ना,
आपको देनदारी देना, अपने कुल बजटीय आवंटन का, अर्थात 27% हम देन किसी को कर्ज देने में पूरा कर देंगे। 23% छत्तीसगढ़ में, बिहार में 37.8%। सोच के देखिएगा, 100 रुपया में हम केवल क्या दे रहे हैं, 37.8 रुपया क्या कर दे रहे हैं, कर्ज की देनदारियां पूर्ति करने में कर दे रहे हैं। तो राज्य कितने प्रतिशत में विकास करेगा, राज्य आपको 63% के पैसे में सारा विकास करेगा, और उसमें भी अलग अलग बजटीय आवंटन है। इसी तरह हरियाणा की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश 30% है, राजस्थान 30.8% है, और 32.1% आपको उत्तर प्रदेश का, 37.7% आपको बंगाल का है। तो देनदारियां ये बची हुई, तो सोच के देखिए 100 रुपया में इतना कर्ज ही दे देना है लोगों को, तो शेष में आपको विकास करना है, और उसमें भी बजटीय आवंटन अलग अलग तरीके से हम लोग वेतन उपभोग में ही ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं। अगर पंजाब हरियाणा की और भी बातें की जाए, हिमाचल प्रदेश की, तो सोच के देखिएगा, प्राप्तियां इतना है, व्यय इसको इतना करना है। देखिए प्राप्तियां 37,999 करोड़, और व्यय इसको कितना करना है, तो बजटीय आवंटन 29% तक यह राशि अपने शेष में रखती है विकास के कार्यों में। बाकी चीजें 71% बजट है ना, जो बजट आवंटन किया जाता है उसका 71% बजट कर्मचारियों के वेतन, ऋण, पेंशन, मूलधन और ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोच के देखिए 100 रुपया में आपको 71% क्या कर रहा है ये लोग, हिमाचल प्रदेश के राज्य 71% अनएसेट डेवलपमेंट के वर्क में कर देता है। एसेट हम लोग कहाँ से क्रिएट कर पा रहे हैं, मात्र आपको इन सब क्षेत्रों से। तो अब शेष जो बच गया आपको 29% का बजट, उससे राज्य का विकास होगा। तो सोच के देखिए, क्या कभी राज्य विकास कर पाएगा, उस जो हम जिस स्तर की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब झारखंड में सरप्लस, उत्तराखंड में सरप्लस बजट है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें की जाइए। जो आपको सकल घरेलू उत्पाद जो है 2.27% रहा। जैसे राज्य का कुल कर्ज 80,000 करोड़ है, औसतन प्रति व्यक्ति पर कर्ज कितना, 80,000 रुपया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर बिजली सब्सिडी में पंजाब का बोझ देख लीजिए आप। अब 1 लाख है ना करोड़ रुपया खर्च करता है राज्य बजट, जिसमें से 26% ज्यादा खर्च कर दे रहा है। बजट का आकार इतना है, कुल कर्ज इतना है। सोच के देखिए, बजट का आकार कितना, 24,528 करोड़, और कुल कर्ज उसके पास लगभग 3.26 लाख करोड़ रुपया। सोच के देखिए, अब वो कैसे पंजाब भाई मुफ्त बिजली देगा, फिर भी वहां की सरकार मुफ्त बिजली की बात करती है, मुफ्त चीजों की दी जाती है, तो की वकालत करता है, और वहां के लोग उसको वोट भी दिए उस आधार पर इनका राज्य किस एसेट में जा रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा। प्रति व्यक्ति कर्ज देखिएगा, वहां पर प्रति व्यक्ति कर्ज 1.0, बच्चा पैदा हुआ उसके पास कर्ज आ गया 1.09 लाख का। सोच के देखिएगा स्थिति क्या है। अब बिजली सब्सिडी पर लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च ये लोग करते हैं। तो जो लोग दे सकते हैं उनसे पैसा तो लेना चाहिए ना, जो नहीं दे सकते उनको दीजिए। यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर तो सामाजिक संरक्षा के संदर्भ में तो चीजें शुरू से चली आ रही है। जो आपको बीपीएल परिवार है, जो प्रॉपर्टी लाइन से, जो प्रॉपर्टी लाइन है उससे, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, उसको तो हम लोग योजना दे ही रहे हैं ना, उनको लाभ दीजिए। अब जो मान लीजिए जिनका वेतन 50,000 रुपया है, या जो इस रेखा से ऊपर जो कमा रहे उसको भी आप सब्सिडी दे रहे, इसका मतलब राज्य का एसेट बर्बाद हो रहा है। आपको जरूर लगता हो कि लोगों को यह उपलब्धि मिल रही है, मुझे बिजली बच गया, मेरे पास पानी का खर्च बच गया, पैसा नहीं पेड किया। तो ध्यान रखिएगा, इससे अपने राज्य की स्थिति बर्बाद करें। आने वाले समय में आपका ये जो पैसा 200-400 माफ हो रहा है ना, आने वाले समय में आप 1,500 रुपया दीजिएगा अतिरिक्त बढ़े हुए दर पर। तो ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए यह कर्ज 5 लाख से 10 लाख के आसपास हो गया, तो ये राज्य कैसे पूर्ति करेगा। कोई आपके पास रोड मैप है, इस राज्य के पास नहीं है। उसके बाद केंद्र के पास जाएगा ये, तो केंद्र क्या करे, केंद्र के पास भी एक लिमिट है, इसको सभी राज्यों को देखना है। तो केंद्र नहीं दे पाएगा, बहुत से कारणों से नहीं दे पाएगा, तो वहाँ राजनीतिकरण किया जाएगा, फिर बद से बदतर हो जाएगा। तो हम नीतियों के लेवल पर ही काम नहीं करते हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं। इन चीजों को ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूं इन सब चीजों को बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। अब कमेंट कैसा लगा एनालिसिस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि और भी लोग इससे मोटिवेट हो। अब देखिए, सांस्कृतिक अवधारणा हिंदू राष्ट्र है। मैंने कभी हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में आप लोगों को एक चीज बताया था, हिंदू राष्ट्र या हिंदू संदर्भ में यह बिल्कुल भी नहीं लगाना कि ये जात है या एक धर्म विशेष की बात कर रहा है। यह हम सनातन धर्म से संबंधित विचारधारा को लेकर चलते हैं, जहां पर सनातन विचारधारा क्या बोलता है, प्राकृतिक पूजक है ना, प्राकृतिक पूजक चीजों को बल देता है, सम्मानजनक स्थिति की बात करता है, समानता के स्तर को लाने का प्रयास करता है, साथ में हम मौलिक अधिकारों में है ना बने रहने की बात करते हैं।
सनातन का अर्थ यह होता है जो सनातन सर्वव्यापी है, सर्व तरीके से लागू करता है। अब हिंदू राष्ट्र कॉन्सेप्ट जो है आपको लोगों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जो यह कहा जाता है कि यह तर्क प्रतितर्क है कि वाद विवाद हिंदू संस्कृति की विशेषता, जिसमें आपको मुसलमानों के द्वारा दिया गया शब्द है, बातें की गई, पर बिल्कुल ऐसा सत्य बात नहीं है। सबसे पहले हिंदू शब्द का जो उल्लेख है ईरानी अवेस्ता में प्राप्त होता है, एक लेख में प्राप्त होता है अवेस्ता में, जो इस्लाम के उद्भव से सैकड़ों वर्ष पुराना है। डेरियस 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व के शिलालेख में भी हिंदू शब्द प्राप्त होते हैं। अब याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय 1976 में हिंदुत्व को संस्कृति बताया है। हिंदुत्व अर्थात हिंद क्षेत्र में जो विचारधारा उसका आपको संस्कृति बताया है। इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं, ऐसा नहीं, आप एक कॉन्सेप्ट सीधा सा मतलब समझिएगा। जो इस भूमि पर रह रहा है ना, इस भूमि भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान में भी है, म्यांमार तक चले जाइएगा तो, या तो तिब्बत के क्षेत्रों तक चले जाइएगा, श्रीलंका में चले जाइएगा, एक प्रकार के रहन सहन की प्रकृति होगी, एक प्रकार की शैली होगी, जीवन शैली होगी ना, एक प्रकार के वैचारिक मत होंगे। हालांकि डिस्प्यूट के क्षेत्र अलग अलग मानिएगा, पर यहाँ पर विचारधारा, जैसे आपको क्या है, जैसे आप इसको लगा सकते हैं, जैसे इनके पूजा अर्चना जो भी होगा देखिएगा प्रकृति पूजक के संदर्भ में होगा। जैसे आप हिंदू में ले सकते हैं, हिंदू वर्ग जो है, मुस्लिमों में देख सकते हैं ईद चांद ये सब की पूजा करते हैं, वो करते हैं ना, मानते हैं ना उसको, चीजों को। भले इस्लाम उनके लिए, नबी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर उसका आधार क्या है, आधार प्रकृति ही है ना। बिना चांद के चीजें ये कर लेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपको। उसके बाद जीवन का आधार और क्या मानते हैं लोग, जीवन उपहार करते हैं, फास्टिंग करते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। तो क्या है, एक प्रकृति पूजक है। उसके बाद दूसरा क्या है, हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। ऐसे हिंदू में भी है, आपको बौद्ध जैन सभी में, पंजाबियों में, सिखों में भी है, आपको चीजें देखने को मिलती होगी। या इन कंटिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जितने देश हैं वहां पे इसी प्रकार का आचरण आपको देखने को मिलता होगा। क्योंकि शुरुआती दौर से ही, ध्यान रखिएगा, शुरुआती दौर से भारतीय उपमहाद्वीप में जो वैदिक काल से चीजें पनपी है, आर्य समाज के द्वारा पनपी है, उसी का विस्तार हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। भले आचरण और व्यवहार में परिवर्तन दिख देगा, पर मूल में क्या है, मूल में वही है। ये चांद की पूजा कर रहे हैं तो हम भी चांद को पूजा करते हैं, ये सूर्य को देख रहे हैं तो हम भी सूर्य को देखते हैं, या हम देख रहे हैं सूर्य को, वो भी देखते हैं। साथ ही साथ हम क्या बात करते हैं, पशु पूजक की बात करते हैं, पशुओं का सम्मान की बात करते हैं, सभी की सम्मान की बात करते हैं, बड़े छोटों के आदर करने की बात करते हैं, सभी लोग आदर करने की बात करते हैं। अभी भी हम लोग मातृ संस्कृति, पृथ संस्कृति की बात करते हैं, जहाँ पर अभी भी मूलाधार परिवार का क्या है, माता और पिता ही है, यहाँ भी वैसे ही माना जाएगा। तो सांस्कृतिक विरासत सेम है, पर यहाँ धार्मिक आधार पर लोग अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको समझने की जरूरत होगी। अब 1995 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायपीठ हिंदुत्व को पंथ मजहब नहीं जीवन शैली बताए। जो मैंने आपको बात बताया था पहले भी, आज भी बता रहा, हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म विशेष से न समझ के उसके जीवन शैली से समझना चाहिए। और यह जीवन शैली है ना, विश्व में सबसे उन्नत है। आप इसका एग्जाम्पल अनेक ग्रंथों में या अनेक एस्पेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, आप और हम बेवकूफ हो सकते हैं, है ना, हम और आप बेवकूफ जरूर हो सकते हैं, मानते भी मैं बेवकूफ हूं, या तो मैं बहुत तेज, यही मान सकते हैं ना, या आप बहुत तेज है, यही मान सकते हैं। पर सबसे तेज समूह कौन माना जा सकता है, जो वैज्ञानिकों का समूह है, जो विश्व के सभी वैज्ञानिक है, हर चीजों को लेकर आपको रिसर्च कर रहे हैं, गॉड पार्टिकल पार्ट जैसा चीजों को खोज कर रहे हैं। तो सर्न लाइब्रेरी आज सर्च कीजिएगा, आप लोग सर्न लाइब्रेरी सर्च कीजिएगा, उसका है ना यूट्यूब, आपको यूट्यूब या तो गूगल पर सर्च कीजिएगा सर्न लाइब्रेरी। उसके प्रयोगशाला के कैंपस में ना नटराज तांडव का नृत्य रखा हुआ है। नटराज जो मूर्ति है ना, नटराज जो तांडव जो मूर्ति है, उसके बारे में उसने क्या लिखा है सर्न लाइब्रेरी, उसको अगर पढ़ लिए तो उसके मर्म को समझ गए सनातन धर्म को। यह ऊर्जा का स्रोत बोला गया इसको है। तो अगर विदेशी लोगों के द्वारा वैज्ञानिकों का समूह, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वैज्ञानिक वहां पहुंचता है, जो विज्ञान के आधार पर सारे चीजों को डिस्प्यूट मानता है, अर्थात उस पर कंट्राडिक्शन लेकर आता है, वैचारिक मत विमत लेकर आता है, बातें करता है उस पर, और विज्ञान को, हर चीज को विज्ञान की दृष्टि देखता है, फिर भी एनर्जी का स्रोत नटराज को मानता है।
यह बोलता है उसके संदर्भ में। यह चीज जाकर देख लीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, आप शरण लाइब्रेरी उसके प्रयोगशाला में उसके नीचे लिखा हुआ होगा, एक फिट उसके नटराज मूर्ति का एक बॉक्स बना होगा, उसके नीचे में कुछ कुछ बातें लिखी, उसको पढ़िएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यह विचारधारा समझने का एक जीवन शैली है। तो जीवन शैली में हम लोग क्या मानते हैं, ऊर्जा सबसे स्रोत है, तो यह सभी जगह आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो व्यक्ति विशेष यह सोचता है कि जीवन शैली आपको, हम हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे तो अन्य धर्म अन्य पंथों का विनाश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप सोच के देखिए, इस्लाम या तो ईसाई बाद के वर्षों में आए हैं ना, या कोई भी बौद्ध जैन बाद के वर्षों में आए, क्या उससे पहले जो हमारे यहाँ व्यवस्था होगी, क्या उसके पर्व उसके पहले और अन्य लोग जो मानते होंगे, तो क्या क्या वो सर्वाइवल नहीं करते होंगे या जीवन यापन नहीं करते होंगे, समाज के साथ मिलजुल के नहीं रहते होंगे? बिल्कुल रहते हैं। और एक चीज आपको और भी मैं चीज एक बता दूं, यहाँ पर हिंदू उसे भी कहा जाता है जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म को नहीं मानता है। अब ध्यान यह रखना, ये लाइन क्या है भाई, तो इसे समझने के लिए आप है ना, वाजपेयी जी, वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी का है ना एक वीडियो आप लोग जाकर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू राष्ट्र इंटरव्यू, जिसमें है ना आपको ये इनके द्वारा, क्या नाम है, मैं नाम अभी फिल्म भुला रहा हूँ, अभी पाकिस्तान में जाके कौन बोले थे, आपके यहाँ जावेद जी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, जावेद अख्तर जी के द्वारा, उनके द्वारा हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा था, तो उनके द्वारा जो जवाब दिया गया उसको जाकर एक बार सुनिए समझिए, तो जाकर समझ में आएगा कि वाजपेयी जी ने किस संदर्भ में हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं, या अन्य हमारा जो अर्ग है वो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या सोचता है। तो उस वीडियो को जाके एक बार देखिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में। यहाँ धर्म विशेष बातें नहीं की जा रही है, भारत भूमि को धार्मिक आधार पर चीजों को नहीं बदलना है, यहाँ पर जीवन शैली के आधार पर बदलना है, चीजों को लेकर आना। एक जीवन शैली हमारा है, उसको इकट्ठा करो, उसको संघवाद के संग कॉन्सेप्ट में लाओ, सभी एक दूसरे की जीवन शैली समान है तो उसे एक मजबूती बनाओ। खुला हुआ हाथ हमेशा कमजोर होता है, उससे चटकदार आवाज आएगी, जब भी थप्पड़ मारिएगा तो चटकदार आवाज आएगी, जब उसे मुट्ठी बांध लीजिए जोरदार और धमाकेदार असर करती है। तो इस चीज को समझिएगा, अगर हमें विश्व में अपना प्रभुत्व दिखाना है, भारत को एक राष्ट्र एक संदर्भ में दिखाना है, तो उसके लिए क्या है, हमको एकजुट होकर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में हमको एक आधार पर होना। आप धार्मिक आधार पर 50 चीजों को मानिए, कोई डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है, पर हमें एक सांस्कृतिक जीवन शैली में एक होना पड़ेगा और उसके लिए एक नाम देना होगा। क्यों हम हिंदुस्तान के संदर्भ में चीजें जानते हैं, सोच के देखिएगा इन सब चीजों को। बाकी चीजें तो बहुत से नेगेटिव पार्ट है, उसे भी निकाला जा सकता है, पर इसे ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करके रखिएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में 3 में और 4 में भी इसे कवर किया जा सकता है, हैप्पीनेस रिपोर्ट को। क्यों, केस स्टडी के तौर पर इसे किया जा सकता है। इंटरव्यू का यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, विश्व कैसे हमें देख रहा है, अब इसको समझिएगा, क्यों उपहास का पात्र है। और मैं भी इसको कभी एक दिन पहले इस पर रिपोर्ट आपको कोई आया था जिस पर भारत की रैंकिंग कम की गई थी भुखमरी पर, तो मैंने उस दिन भी बोला था कि यूरोपियन देश की जो माइंड सेट है ना, कभी भी भारतीय या इमर्जिंग कंट्री को देखना नहीं चाहता है कि हमसे ज्यादा इमर्ज कर जाए, हमसे ज्यादा चीजों को प्राप्त कर ले। अब ऐसा क्यों है, कंट्राडिक्शन समझने का प्रयास कीजिएगा इसे, जो मैं एंगल आप लोग को दे रहा हूँ। बाकी चीजें कहानियां आप सब पढ़ते होंगे, डाटा अगर पीटी फैक्ट याद करना तो याद तो करना ही है, पर मेंस के आंसर राइटिंग, इंटरव्यू के आंसर राइटिंग से आपको चीजों को समझना होगा। अब देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है 2023, उसमें भारत 150 में 126वां स्थान दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, दे रही है भाई। अब हम अपने आस पड़ोस के राज्यों का थोड़ा आकलन देख ले, उसके बाद चीजों को हम स्पष्ट करेंगे। अब देखिएगा, इस सूची में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भाई साहब को 108 दिया गया है, बांग्लादेश को 118 दिया गया, श्रीलंका को 112 दिया गया, नेपाल को 78 दिया गया, म्यांमार को 72 दिया गया, चीन को 74 दिया गया, 64 दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, बेहतर आंका गया भारत से। तो खुशहाली के लिए जुड़ी यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की संस्था सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन यह बताना, सतत विकास समाधान नेटवर्क की क्या है, यह किन किन क्षेत्रों में काम करता है, इस पर पहले भी मैंने चर्चा किया। अब याद रखिएगा, यह जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता, भ्रष्टाचार का स्तर, सामाजिक स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई
अर्थव्यवस्था, उद्यम और रोजगार के अवसर, निजी स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में होने वाले बदलाव जैसे मुद्दों पर इसको रैंकिंग का आधार बनाता है। अब आप एक बौद्धिक आदमी हैं, हालिया घटनाक्रम 1 से 2 साल का उठा लीजिएगा, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 साल का, कोरोना के बाद से इन कितने राज्यों की स्थिति भारत से बेहतर है। अगर चीन की छोड़ दी जाए, चीन भी आपको कोरोना में तहस नहस, अभी तक वहां आपको लगाए हुए बैरिकेड, लोग पीट पीट के अपना आत्महत्या कर रहे हैं। तो सोच के देखिएगा ये कितने राज्य जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इस सूची में भारत से ऊपर, वो कितने लोग इस मानक पर भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है 2019 के लेकर 2023 तक। एक भी अगर राष्ट्र ऐसा हो तो मुझे बताइएगा, और इसी आधार पर जो मानक तय किया है उस आधार पर बताइएगा। क्या पाकिस्तान ने या श्रीलंका ने उद्यम रोजगार के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया? अगर किया रहता तो वहां पर भी दोनों जगह मारा मारी नहीं चलता पब्लिकों में, रोजगार को लेकर, खाने को लेकर। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम किया है, आपको शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, सोच के देखिए, जीडीपी ग्रोथ में काम किया है, सामाजिक सहयोग के संदर्भ में काम किया है, भ्रष्टाचार के स्तर को कम करने में काम किया है। वहां के लोगों को भ्रष्टाचारी सरकार तक बोलती है। जहां श्रीलंका की बात की जाए, सॉरी, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में क्या हाल ही में उसके राष्ट्रपति भवन को कब्जा कर लिया गया था। स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए तो सोच के देखिएगा, भारत में पेट्रोल का डीजल दाम अगर मान लीजिए 100 रुपया था, वहां पर चल रहा है पाकिस्तान में 180-200 रुपये के आसपास। आटे का दाम अगर मैं बात करूं तो अभी 24 रुपये 25 रुपये या तो आपको इस प्रकार से प्राप्त हो रहे होंगे, है ना। 24 रुपये कैसे रुपये आटा भी है, मान लीजिए 30 रुपये ही मान के चलो, मुझे याद नहीं, 24 के आसपास ही होगा शायद। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इतना है तो आपको पाकिस्तान में लगभग 220 रुपये आटे चल रहा है पिछले 1 साल से। तो सोच के देखिए, उस देश का रैंकिंग हमसे बेहतर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के मंशा को स्पष्ट करता है कि किस मंशा के। अब एसी रूम में बैठ के आकलन कीजिएगा किसी देश का रिकॉर्ड के आधार पर, उस मीडिया रिपोर्ट पर जो नेगेटिव हमेशा चलाता है, तो अगर उसको लेकर आधार बनाते हैं तो हमेशा आकलन गलत होगा। ग्राउंड लेवल पर आइए, आकलन कीजिए, समझ में आ जाएगा कितने लोग सामाजिक तौर पर सशक्त हुए, कितने लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई, शिक्षा का स्तर ग्राउंड लेवल पर क्या है। तो इसका मतलब आप जो दिल्ली हामी भरता है, जो वर्ल्ड क्लास हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, महाराष्ट्र भरती है इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटक अपना भरता है कि मैं वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे रहा, तो इसका मतलब सारे गलत हो गए इस काउंटर से कि हमारे यहाँ बेस्ट तो है ही नहीं, तो कैसे मिल जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा, यह कहीं न कहीं दोहरी नीति का परिचायक दृष्टि होता है। और रिपोर्ट में वही रखे गए मानक में जिन लोगों को समान जीवन शैली के लिए न्यूनतम माना है, उसे अफसोस की बात है भारत इन पर खरा नहीं उतर पाया। और हमारे पड़ोसी देश खुद को अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुश्किलों और बदहाली से जूझ रहे हैं, उन्हें खुशहाली के मारे भारत से आगे रहे। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन राष्ट्रों को आगे माना गया। तो ये दोहरी चरित्र का नीति, आप कोई इंडेक्स हमें हमारे विकास के लिए अगर ऐसा रहता तो चीजों को समझा सकते तो समझाइएगा। तो ध्यान रखिए, दुनिया के खुशहाली मामले की रिपोर्ट में कुछ संदेह पैदा करते, जैसे चीन के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आजादी ठीक से नहीं मिली। वहां पर धार्मिक आधार पर अगर बात किया जाए तो एक मुस्लिम वर्ग है ना, उनका कुरान तक को बदला जा रहा है, उनकी रहन सहन शैली को बदली जा रही है, जो दाढ़ियां रख रहे हैं उसको समाप्त कर दिया जा रहा है, उनको नहीं रखना, कोट पैंट उनको पहनाया जा रहा है नमाज के दौरान। तो क्या धार्मिक आधार पर चीजें स्पष्ट किया जा रहा है? तो सोचिए, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी हमसे बेहतर स्थिति को प्राप्त किए हुए। अब कोरोना काल में चीन के कटघरे में खड़ा किया है, कौन नहीं जानता है इसको, पर कोई नहीं बोल पा रहा, पर हैप्पीनेस इंडेक्स में वो हमसे आगे। वहां की पब्लिक, जाइए मीडिया रिपोर्ट देखिए, बहुत सी चीजें हैं, समझ में आ जाएगा। लोग बहुत यूट्यूबर है जो दिखाते हैं। तो वर्ल्ड क्लास हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें से तुलना में 24वें स्थान में चीन को रखा गया। अब आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान के लोग भूखे हैं उसकी बात देख लीजिए, अर्थव्यवस्था आखिरी सांसें गिन रही है तो भी हमसे हैप्पीनेस में क्या है, बेहतर है। जाइए, यूट्यूबर बहुत लोग हैं दिखाते हैं, वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आकलन। और भारत की बिना किसी सत्ता की जांच के पक्षपाती विश्लेषण करना, और मैं आज ही ट्वीट करता यूएनओ को और सतत विकास रिपोर्ट को, थोड़ा सा भाई साहब आप डाटा रिलीज कीजिए और अमेरिका की स्थिति थोड़ा बताइए कि वहां पर कैसी स्थिति है, नस्लवाद को लेकर, रंगवाद को लेकर, थोड़ा सा हैप्पीनेस इंडेक्स बताइए, वहां पर क्यों लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों इस धार्मिक आधार पर भारतीय जीवन शैली सीख रहे हैं, क्यों योगा कर रहे हैं, थोड़ा सा इस रिपोर्ट को भी थोड़ा बताइए।
अगर वहाँ प्रताड़ित लोग हैं, हैप्पीनेस नहीं है, तो ही तो भारतीय संदर्भ में भारतीय जीवन शैली को अपना रहे हैं। लोग यहाँ पर आके मथुरा में, अमेरिकी लोग मथुरा में आके क्या कर रहे हैं, मथुरा में, एक सेकेंड, मैं भी फ्लो में बह गया हूँ। देश पर आ जाती है बात ना, तो अच्छे से मैं रिपोर्ट लूंगा आज उनका, आज मैं ट्वीट करूंगा उन लोगों को, ध्यान नहीं रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए मथुरा में आके लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ का जीवन शैली, भारतीय जीवन शैली अपना रहे हैं। जाके एक बार वीडियो देखिए, समझ में आएगा। मैं वीडियो को रिलीज करूंगा, भाई उसका आधार बताओ, या तो अपना आदमी को बताओ मेरा देश बहुत सशक्त है, मेरा बहुत हैप्पीनेस है, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, इंडिया क्यों जा रहे हो। बहुत से ऐसे अमेरिकी हैं जो बड़े बड़े पद पर आके भारत में आके क्या करे, भारतीय जीवन शैली को अपना रहे, वहां से त्याग कर यहाँ के भारतीय होकर भारतीय हिंदी सीख के भारतीय जीवन शैली अपना रहे। तो क्यों भाई अपना रहे, या तो तुम बेवकूफ हो या तो तुम्हारे सिस्टम बेवकूफ है। इस चीज को समझिएगा, इस चीज को भल गए। ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, मैं भावनाओं में बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब सर्वे में याद रखिएगा, पहली रिपोर्ट कंसल्टेंसी हैप्पीनेस फ्रॉम द स्टडी ऑफ द 2023 में अपने साफ उल्लेख किया है, भारत 65% लोग तुलनात्मक रूप से खुश है। तो भाई अब दूसरी रिपोर्ट सर्वे रिस्पॉन्स ग्लोबल इम्पैक्ट में जुड़ी है, जिनमें कहा गया भारत सहित दुनिया के 73% लोग अपने जीवन से संतुष्ट है। तो अब बताइए, हाल ही में एक विश्व की उभरती जड़ों के हाल में सर्वे रिपोर्ट आया था जिसमें ये बातें की। अब क्या जान ले लोगे बचवा के, सोच के देखिएगा अब कितना खुशहाल करना है। अब अशास्त्री अरविंद पगड़िया और इटलीलिक एडवाइजर जो रहे हैं, उसमें विशाल मोरे अपने शोध पर भारत में गरीब और असमानता कोविड-19 में पूर्व के उपरांत यह स्पष्ट किया था, कोविड के दौरान जो है असमानता कम हुई। तो या तो इनके थ्योरी गलत हो, जिसको आपने शोध पत्र में शामिल किया था, शोध पत्र आपके ही देश में शामिल हुआ था ना, तो इनको शोध को भाई ये गलत मानो, तो क्यों शोध में शामिल किए थे अगर गलत था तो देश में 22% से घटकर 10% से नीचे गरीबी आ गया। देश में गरीब जो दर है आज भी 0.8% स्थिति पर बनी हुई है। जो प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार की दुगुना हुआ है। हाल ही में देश में 6.5 लाख है प्राथमिक स्कूलों का निर्माण हुआ। वित्त वर्ष 2012-13 में देश के खाद्यान्न उत्पादन 255 मिलियन टन था, वहीं वित्त वर्ष 2021-22 317 मिलियन टन हो रहा। आज विश्व को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इराक का भूल गए, ईरान भूल गए, अफगानिस्तान भूल गए, या तो फिर आप श्रीलंका भूल गए, आपको फिर हाल ही में आपको तुर्की में हुआ वो चीजें भूल गए, समझ में नहीं आया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब 418% विषम परिस्थितियों के बाद भी कोविड 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। सोच के देखिएगा, कोविड के विषम परिस्थितियों में कोई देश अपना खाद्यान्न कहीं नहीं भेजना चाहता था, चीजें नहीं देना चाहता था, सेफ रखना चाहता, वह भारत ने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया। तो यहाँ आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं, बेवकूफ कहीं का, दिमाग खराब करता है, बस आंकड़ा हम लोग को देता है और सोचता है कि विश्व के लोग अब बोलेंगे ही नहीं, मीडिया लेट कर देगा उनका। जाइएगा ट्विटर पर या तो उनके आधिकारिक हैंडल पर जाइएगा, देखिए लोग कितना कमेंट किए होंगे, समझ में आ जाएगा उन लोगों को। विरोध प्रतिरोध नहीं करते हम लोग, इसलिए लोग के मन बढ़ गया। यूरोप की समस्या विश्व की समस्या होनी चाहिए, पर विश्व की समस्या यूरोप की समस्या नहीं हो। मुंह पर तमाचा मार के आए हमारे देश के विदेश मंत्री, तब भी अकल इन लोग को अभी ठिकाने नहीं आया है। यूएन हो तो अपने घर में रहो, अपने चीजों को सिस्टम, तुम तो एक युद्ध नहीं रोक पाए आज तक। अब बात करते यूएन हम रिपोर्ट जारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सोच के देखिएगा। अब यह है कि 80 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, जरूरत राशन पहुंचा है। अब सोचिए, विश्व की पहली ऐसी देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 80 करोड़ लोगों को ना कोविड के दौरान है ना आपको मुफ्त अनाज दिया गया। 80 करोड़ लोगों को, विश्व में कोई ऐसा देश है जहाँ पर इसका आंकड़ा हमको इसके बनिस्पत ला के खड़ा कर दे। अमेरिका तक ने अपने लोगों को भूखे मरते हुए छोड़ दिया था कोविड में, तो दूसरे देश का तो छोड़ ही दीजिए बात। जो गरीब है, ऐसा नहीं कि अमेरिका में लोग गरीब है, गरीब का उनका जाके वीडियो देखिए, गरीब कैसे वहां पर पड़े रहते हैं रोड पर, तो सोच के देखिएगा। अब इराक, अमन, अफगानिस्तान, रूस, यूक्रेन युद्ध में भारत की राहत बचाव कर दूसरे देशों के लोग को भारत यहाँ पर लाए थे। देश पिछले 9 वर्षों में जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री योजना, कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ इंडिया, कितना ढेरों सारी योजना है, जिस पर खुद यूएन ने बोला है कोविड के दौरान की भारत की जो नीतियां थी वो सर्वोत्तम थी विश्व में। फिर तुम अब एक रिपोर्ट में बोलते हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स में कम है। भाई आकलन करो आके धरातल पर, नहीं तो बैठे बैठे एसी रूम में बैठ के आकलन मत किया करो, नहीं तो हमारे जैसे लोग जो होंगे ना, जो तथ्यों पर बात करते हैं, नंगा कर देंगे आपको। सीधा से एक लाइन में जानिएगा। और आज ही मैं आप लोगों को ट्वीट करता हूँ, अच्छे शब्दों का उपयोग करूंगा। चलिए नेक्स्ट, भावनाओं में बह गया, इसके लिए सॉरी। आप लोग को भी कभी कभी कंट्राडिक्शन ऐसे रखना चाहिए, किसी भी संदर्भ में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, और जब गलत हो उसका पूर्व विरोध करिए।
अब देखिएगा आपको 1 अप्रैल से पान मसाला है ना 51% और सिगरेट पर 100% जीएसटी शेष लगेगा। तो भाई जो लोग खाते हैं अब महंगा दीजिएगा आप लोग, हालांकि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कैंसर जैसे घातक बीमारी होती है और भी चीज़ें होती है। अब 51% लगेगा, तो यह डेट आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। और शेष कितना बढ़ा है इसको याद रखिएगा, यह आंकड़ा 51%, 135%, 100% याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे जो समझाने, हालांकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर भी प्रयास कीजिएगा, अभी समय दीजिए, बाद में बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इस आंकड़े को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिए। कल मुंबई इंडियंस महिला आईपीएल जो हुआ था, वुमेन आईपीएल चैंपियनशिप की विजेता बनी और ये लगातार 5वीं बार बनी, ये भी याद रखिएगा। पीटी फैक्ट चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो एनालिसिस था। धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से आप लोग चीज़ों को कवर कीजिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि बेहतर उम्मीद प्राप्त करें। धन्यवाद, जय हिंद।